So, good morning, everyone. So, class 11th, we were on our chapter number 6 and of the history, and the chapter name is the three orders, and we just had an overview of the chapter in our last class where we studied about the sources which tell us about this time period, and then we studied about the various political changes which will finally lead to the emergence of feudalism, and how was actually the various areas around France and England affected by this, और फिर फाइनली क्या चेंजेस आएंगे, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग. सो ब्रीफली हमने कर लिया था कि जो थ्री ऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं क्लर्जी, नाइट्स एंड दी पीजेंट्स. अब हम बेसिकली जब इसके एकदम स्पेसिफिक अगर इसके एक्सप्लेनेशन पे आए और प्रॉपर डिटेलिंग पे आए तो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट वर द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन फ्रांस एंड इंग्लैंड. तो सबसे पहले एज वी नो कि वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था और बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो आपस में दे वर एक्चुअली हैविंग वॉर्स. एंड व्हाई वर दे हैविंग वॉर्स? बिकॉज दे वांटेड टू हैव मोर कंट्रोल ओवर द एरियाज एंड आल्सो ओवर द लैंड्स. ठीक है, तो उसमें से हमने पढ़ा था कि एक जर्मैनिक ट्राइब थी जो बेसिकली रोमन एम्पायर पे अटैक कर रही थी बार बार. तो इसमें से जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थी वो थे फ्रैंक्स. अब ये जो फ्रैंक्स थे, जब इन्होंने एक एरिया था विच वाज गॉल, इस पे इसके ऊपर जब अपना कंट्रोल कर लिया तो इन्होंने इस एरिया को नाम दे दिया फ्रांस. सो फ्रॉम हेयर वी सी द ओरिजिन ऑफ द नेम फ्रांस. और यहाँ पे हम यही देखेंगे कि ये जो एरिया है ना गॉल, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी फर्टाइल, वेरी वेरी प्रॉस्परस. इसकी जो हम देखेंगे जोग्राफिकल फीचर्स है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स थी. कोस्ट लाइन थी इनकी, टू एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन्स थी, माउंटेन रेंजेस थे, रिवर्स थी, फॉरेस्ट थे, प्लेन एरिया थे, एंड इट वाज वेरी वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑब्वियसली वेरी प्रॉस्परस एरिया. इसीलिए हर जो एक ग्रोइंग हम बोलेंगे लीडर्स थे या फिर नॉट प्रॉपरली एम्पायर बट जो भी बेसिकली किंगडम या इम्पोर्टेंट ट्राइब थे वो चाहते थे इस एरिया के ऊपर कंट्रोल करना. एंड फाइनली जो फ्रैंक्स है दे सक्सीडेड इन इट एंड दे फाइनली चेंज इट नेम टू फ्रांस. अब क्या हुआ? फ्रांस एक्चुअली हम देखेंगे 6th सेंचुरी से ये जो रीजन है इस पे फ्रेंच किंग्स अब रूल करने लग गए थे एंड दीज पीपल वर मेनली क्रिश्चियंस. और क्रिश्चियंस तो ऑब्वियसली दे हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द चर्च. और अब देखो, हमेशा ये याद रखना जब भी कोई बड़ा एम्पायर बनता है ना तो उनको सोशल लेजिटिमेसी के लिए या फिर जो कॉमन लोग हैं वो भी उसमें बिलीव करे, उसके लिए वो हमेशा चाहते हैं कि हमें एक तरीके से कंसेंट मिल जाए या कुछ सपोर्ट मिल जाए. किसका? जो रिलीजियस हेड है या जो लोगों का जो रिलीजियस बिलीफ है, अगर वो बोल दे कि ये जो किंग है ये इज अ लीगल किंग और रिलीजियसली भी हम इसको मान रहे हैं कि ही इज द न्यू एम्परर, तो जो कॉमन लोग है ना वो बहुत इजीली उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो सिमिलर इज द केस. हमने बोला कि गॉल एरिया पे कंट्रोल कर लिया जर्मेनिक टाइप में और ये लोग थे क्रिश्चियंस. तो अब इनको उस चीज को ऑथेंटिक बनाने के लिए या लीगलाइज या मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल बनाने के लिए इनको जरूरी था कि चर्च भी इनके जो एम्पायर है उसको एक तरीके से सब्सटैंशिएट कर दे. सो हाउ वाज दिस डन? दिस वाज डन एक्चुअली 800 में जो पोप है उन्होंने जो यहाँ के किंग थे शार्लेमेन, इनको क्या किया, इनको टाइटल दे दिया होली रोमन एम्परर. यानी कि रोमन एम्परर तो है, होली है, यानी दैट मीन्स समवॉट एक्सेप्टेड बाय द रिलीजियस हेड. तो अब इससे ये जो एरिया है यानी इनके जो रूलर है वो ऑथेंटिक हो गए और अब जो है लोग इजीली इनको एक्सेप्ट करेंगे एज द एम्परर. नाउ वील नोटिस कि अब फ्रांस के आसपास यू मे बी नोइंग वी हैव द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है. तो 11th सेंचुरी में धीरे धीरे ये जो एरियाज है ये सारे के सारे फ्रेंच के अंदर आ गए थे. तो नाउ दिस एरिया फ्रांस एक्चुअली हैड मेनी एम्परर्स, लाइक वी हैव अ डेटा गिवन इन आवर बुक ऑन पेज नंबर 130
4 जिसमें अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं ऑफ डिफरेंट एम्परर्स हु एक्चुअली सक्सीडेड एंड ईच अदर, एंड देन ऑब्वियसली इन्होंने क्या किया, एक्सपैंड भी कर लिया था अपना एरिया, जिसमें क्लोविस थे, देन शर्लोमेने का हमने पढ़ ही लिया, ही वाज अ ग्रेट एम्परर, इन्होंने एक्सपेंशन भी बहुत किया था, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है बाद में जो दूसरे रूलर्स थे उन लोगों ने नॉर्वे और ये जो इंग्लैंड है और बाकी एरियाज पे कवर कर लिया, अपने अंडर कर लिया। ठीक है, अब ये तो हमारा आ गया कि जो फ्रांस है वो पॉलिटिकली कितना एक्सटेंडेड था। अब आ जाते हैं जो अपना मेन टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर, एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट, व्हिच इज the three orders. So basically again as I said in my previous class that you may be remembering 9th class में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था, जिसमें वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द सोशल डिवीजन एंड हाउ दे वर बीइंग लुक्ड अपॉन, एंड कैसे क्या जो सोशल स्ट्रक्चर बेस था, और जो स्पेशली जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे यानी जो पेजेंट्स थे उनके क्या क्या ग्रीवियंसेस थे जिसके कारण फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो समवॉट जस्ट कीप दैट इन बैकग्राउंड, मतलब वो फाइनली डेवलप होगा पर वो उस फेज तक कैसे पहुंचा वो सारे फेजेस अपने करेंगे। तो फ्रेंच प्रीस्ट जो है वो ये बिलीव करते थे कि जितने भी लोग हैं वो सारे 3 ऑर्डर्स में बेसिकली कैटेगराइज किए जाने चाहिए। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बहुत सारे रीजंस भी दिए। सबसे पहले तो इन्होंने बोला जो 3 ऑर्डर्स है वो है क्लर्जी, नोबिलिटी एंड दी पेजेंट्री। हमें पता है क्लर्जी आर बेसिकली पीपल हु वर्क इन चर्च, जिसको हम बोल देते हैं चर्चमैन। नोबिलिटी में आ जाते हैं अपने जो हम बोलेंगे लैंडलॉर्ड्स होते हैं, बड़े नाइट्स होते हैं जो बेसिकली किंग्स एंड हिज मेन मिनिस्टर्स काइंड ऑफ थिंग, एंड देन वी हैव दी पीजेंट्री। ठीक है, नाउ ये तो जो अभी हम डिवीजन कर रहे हैं अगेन वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू जो 9th क्लास फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले हमने पढ़ा था, बट ये इनिशियल फेज जो है इसमें हम देखेंगे क्लर्जी है इम्पोर्टेंट, पर नोबिलिटी में एक सेक्शन आ जाएंगे बहुत जो इलीट क्लास है वो वाले, एंड देन पीजेंट्री तो है ही जिनके पास हम बोलेंगे बहुत कम लैंड होते हैं या फिर बेसिकली जो दूसरों के लैंड पे काम करते हैं। अब आ जाते हैं एज आई सेड कि इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करें या फिर जो क्लर्जी है वो इस चीज को कैसे प्रूफ करेगा कि देखो हम लोग जो है हम लोग फर्स्ट स्टेट है और हम लोग सबसे रिस्पेक्टेड लोग हैं। तो दे ही हैज गिवन फ्यू एग्जांपल्स कि जो सोसाइटी है ना वो डिवाइडेड होती है बिटवीन पीपल हु आर सब हु प्रे, यानी कि जो प्रे करते हैं, दैट मीन्स समबडी हु इज डिवोटेड टू गॉड। सेकंड है अदर्स फाइट, यानी कि नाइट्स जो होते हैं, और स्टिल अदर्स वर्क, यानी इसके बेसिस पे हमने 3 कैटेगरीज में सोसाइटी को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, और यही जो बिलीफ है ये माना जाना चाहिए। इससे रिलेटेड इन लोगों ने बहुत सारे हम नोटिस करेंगे वर्क्स भी किए थे जिसमें इन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश की थी। समझाने इन द सेंस एज आई सेड कि आपको कोई भी चीज जो है इस तरीके से लोगों को प्रूव करानी पड़ेगी कि भाई ये चीज जो हम फॉलो कर रहे हैं इट इज एक्सेप्टेबल, इट शुड बी एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज द बेसिक सोशल स्ट्रक्चर। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे ये यही बोल रहे हैं कि 12th सेंचुरी में वन ऑफ द कैथोलिक क्लर्जीमैन जो है उन्होंने ये बोला था कि इमेजिन करो कि एक ही स्पेस है जहाँ पे हमने काव को, शीप को, गोट्स को, सबको एक साथ रखा हुआ है, तो क्या अच्छे से उसको मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि गॉड ने ठीक है सबको बनाया है बट इन्होंने थोड़े इन सबके बीच में डिस्टिंक्शंस है, और अपने को ये डिस्टिंक्शन फॉलो करके ही क्या करना चाहिए, सोसाइटी को चलाना चाहिए, तभी चीजें क्या होगी, अच्छे से ऑर्डर में चलेगी। एंड दैट इज व्हाई ही सेड दैट एक्चुअली में हम ये जो इक्वालिटी की बात करते हैं, एक्चुअली में सारे ह्यूमन बींग्स जो है इक्वल नहीं होते, दे शुड बी डिवाइडेड ऑन सर्टेन बेसिस, एंड द बेसिस इज एज दे सेड फर्स्ट शुड बी ऑब्वियसली दोज हु प्रे, सेकंड शुड बी दोज हु फाइट, एंड द थर्ड शुड बी दोज हु एक्चुअली वर्क फॉर अदर्स। तो ये अपना बेसिक इनकी डिवीजन आ गई। ठीक है, अब हमने ये जो 3 ऑर्डर्स की बात की है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड द थर्ड ऑर्डर, इसमें वी विल मूव ऑन टू द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट। इन योर बुक एक्चुअली द सेकंड ऑर्डर इज गिवन फर्स्ट बट ऑब्वियसली वी विल गो इन अ सीक्वेंस। ठीक है, so we'll move on to the first order clergy. I think you all know clergy basically Catholic Church के जो हम बोलेंगे मेन उसमें काम करते हैं वो क्लर्जी हो जाते हैं।
कैथोलिक चर्च जो थी उसके अपने कुछ लॉस थे, वो उनके पास बहुत ज्यादा लैंड थे जो बेसिकली उनको गिफ्ट किए जाते थे बाय द रूलर्स, और वो जो है वो टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे. इफ यू रिमेम्बर, अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. हमने पढ़ा था 2 टाइप के टैक्सेस थे, जिसमें से एक हमने पढ़ा था टाइप्स. वो होता है 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज गिवन टू द चर्च. तो इनको टैक्सेस भी मिलते थे. हेड ऑफ द चर्च जो है वो ऑब्वियसली अपने को पता होगा, यू ऑल मे बी नोइंग कि हेड ऑफ द चर्च जो है वो पोप होते हैं, एंड ही यूज्ड टू लिव इन रोम. अब जितने भी क्रिश्चियंस हैं बाकी यूरोप में, उनको गाइड कौन करते थे? बिशप्स करते थे एंड क्लैरिक्स. बिशप्स बेसिकली वही रिलीजियस हेड होते हैं, या हम जैसे बोल सकते हैं कि पोप तो एक है पर बिशप्स होते हैं अलग अलग एरिया पे जो लोगों को गाइड करते हैं, और ये एक तरीके से क्या होते हैं? रिलीजियस हेड होते हैं. क्लरिक्स भी सिमिलर काइंड ही होते हैं, प्रीस्ट विथ हाई पोजीशन एंड द यू कैन से रिलीजियस लीडर जैसे बोल सकते हो. तो ये लोग जो थे ये बन जाते थे अपने फर्स्ट ऑर्डर. और उसके अलावा हम नोटिस करेंगे कि कुछ चीजें थी जो ये लोग फॉलो करते थे. नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर के जो लोग थे, ये ऑब्वियसली सबसे रिस्पेक्टेड सोसाइटी थी, हम देखेंगे. और ये भी हम नोटिस करेंगे कि चर्च बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली जनरली लोग क्या करते थे? एवरी संडे अपने विलेज चर्च में जाते थे, क्या करने के लिए? सुनने के लिए कि प्रीस्ट जो है वो जैसे जो भी गुड मैसेजेस दे रहे हैं और क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, ये सारी चीजें. और लोग जो है उसको सुन के ऑब्वियसली अपने रिलीजन के प्रति हम बोलेंगे उनको वो ज्यादा उसके बारे में समझ रहे हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द मोर डिटेल्स ऑफ इट, तो एक अपने जो अपने फर्स्ट ऑर्डर की बात की है, ये थोड़ा स्पेसिफिक में चले जाते हैं. सबसे पहली बात तो है, एवरीवन जो है, एवरीवन कुड नॉट बिकम अ प्रीस्ट. ठीक है. कौन कौन है जो प्रीस्ट नहीं बन सकते थे? सर्व्स, फिजिकली चैलेंज और विमेन. ये जो है ये लोग प्रीस्ट नहीं बन सकते थे. और ऑब्वियसली अपने को पता है सर्व्स तो वो सेक्शन होते हैं जो एकदम हम बोलेंगे दोज हु वर्क ऑन समबडी एल्सेस फार्म. एंड ये तो हम आगे जब सर्व्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, एक तरीके के फोर्स लेबर थे, इनके पास तो अपने को राइट्स ही नहीं थे. देन वी मूव ऑन टू मेन हु बिकेम प्रीस्ट. जो प्रीस्ट बन जाते थे ना, वो मैरी नहीं कर सकते थे, दे कुड नॉट मैरी. अब इसके अलावा क्या है, हम ये नोटिस करेंगे कि जो बिशप्स है ना, वो धीरे धीरे क्या बन गए थे? वो एक तरीके की रिलीजियस नोबिलिटी बन गए थे. व्हाट डू आई मीन बाय रिलीजियस नोबिलिटी? रिलीजियस नोबिलिटी से मेरा मतलब है जिनके पास अ वास्ट लैंडेड एस्टेट्स थे, बहुत ज्यादा इनके पास लैंड जो है एक्सपैंडेड थे, इनके ग्रैंड पैलेसेस थे, और मतलब देयर लाइफ वाज एक्चुअली फुल ऑफ लग्जरी. दीज वर द बिशप्स. अब आ जाते हैं कि एज आई सेड की जो टैक्सेस वाली बात थी कि चर्च वाज एंटाइटल्ड टू अ 10th शेयर ऑफ व्हाटएवर द peasants produced from their land over the course of the स्पैन ऑफ 1 year, यानी टाइट्स. हमने पहले भी पढ़ा था कि चर्च जो है उसको टैक्सेस मिलते हैं, पेजेंट्स देते हैं, एंड दीज आर एक्चुअली 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. अब इसके अलावा टैक्सेस तो आते थे इनके पास मनी भी आता था. मनी किस फॉर्म में आता था? इन फॉर्म ऑफ एंडाउमेंट मेड बाय रिच फॉर देयर ओन वेलफेयर एंड द वेलफेयर ऑफ द डिसीज्ड रिलेटिव्स इन द आफ्टरलाइफ. यानी मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो जैसे बहुत ज्यादा जो रिच लोग हैं वो क्या करते हैं, गॉड को जैसे चैरिटी जैसे सॉरी डोनेशन जैसे देते हैं ना, उस तरीके से ये लोग चर्च में देते. तो ऑब्वियसली वो बिशप्स और क्लर्जी के पास ही आ जाता था. तो वो देते थे इन फॉर्म ऑफ मनी, एंड अपने ओन वेलफेयर के लिए. और कुछ जो बिलीव्स होते हैं कि जो लोग जो रिलेटिव्स है जो आफ्टर डेथ यानी उनकी डेथ होने के बाद जो आगे उनकी लाइफ है वो अच्छी हो, या वो आगे अच्छी जगह जाके पहुंच जाए, और उनसे रिलेटेड मतलब
जैसे अपने भी करते हैं ना बहुत ज्यादा, यू में कुछ कुछ कस्टम्स होते हैं अपने कि आफ्टर द डेथ दी शुड बी परफॉर्म सो दैट द पर्सन आफ्टर द लाइफ आल्सो हैज अ नाइस सेटल जर्नी। तो वैसे करके ही इन लोगों में भी होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली इन लोगों के पास बहुत ज्यादा क्या था, हम बोलेंगे एसेट्स कलेक्ट हो जाते थे। ठीक है, तो आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल ऑफ दीज अगेन। एवरीवन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट, ठीक है, सर्फ्स एंड विमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट, एंड ऑब्वियसली इसमें जो फिजिकली चैलेंज वाले हैं वो भी नहीं बन सकते हैं प्रीस्ट। और उसके अलावा मेन हु बिकेम प्रीस्ट ऑब्वियसली कुड नॉट मैरी। बिशप्स अब धीरे धीरे क्या बन गए थे, ये बन गए थे रिलीजियस नोबिलिटी हु हैड एक्चुअली वास्ट लैंडेड एस्टेट्स एंड लिव्ड इन ग्रैंड पैलेसेस। चर्च जो है उसको टाइट्स मिलता था, अपने को पता है 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और इसके अलावा इनको बहुत सारी डोनेशंस और बहुत सारा मनी मिलता था इन द फॉर्म ऑफ द रिच पीपल हु यूज्ड टू गिव इट फॉर देयर ओन वेलफेयर एंड आल्सो फॉर देयर रिलेटिव्स आफ्टर, मतलब फॉर देयर गुड जर्नी आफ्टर लाइफ। ठीक है, अब ये तो हो गया कि बेसिकली जो इनका सिस्टम था, पहले तो कौन थे प्रीस्ट, क्या क्या उनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते थे और इस टाइप की चीजें। अब आ जाते हैं कि जो सेरेमनीज होती थी वो किस टाइप की होती थी। यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि बहुत सारी जो इनकी सेरेमनीज है, जो पहले के जो फ्यूडल एलिट्स होते थे ना, यानी जो फ्यूडल, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स या जो पहले वाला सिस्टम था ना, उससे काफी कुछ सिमिलर था, कॉपी किया हुआ था। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक्ट ऑफ नीलिंग वाइल प्रेइंग। यू मे बी नोइंग कि चर्च में भी जब लोग जाते हैं वर्शिप करने तो वो नील डाउन होके बैठते हैं, और उसके बाद यू मे बी नोइंग अपने हाथ जो है वो क्लैप्स कर, मतलब क्लैप्स का क्या मतलब होता है यहाँ पे, आपने जब दोनों हाथ एकदम टाइट से आप मतलब वी डू नॉट इन अ वे नमस्ते जैसे नहीं, दो फिंगर्स को एक साथ करके टाइट हैंड्स को बांध लेते हैं, तो उस तरीके का जो ये सिस्टम है। और हेड बाउ डाउन करना, यानी कि हेड नीचे की तरफ झुकाना। सो यू मे बी व्हेन आई एम डिस्क्राइबिंग, यू जस्ट इमेजिन कि जो नील डाउन करके वो लोग पूजा करते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर वॉट एवर दे बिलीव इन, मतलब जीसस क्राइस्ट या जिसका भी सामने क्रॉस का सिंबल है उसके सामने। तो ये जो तरीका है ना, ये एग्जैक्टली कैसा था, जैसा एक नाइट, यानी कि हम जो बोलेंगे एक वॉरियर क्लास जो है वो कंडक्ट करता था, जब वो एक तरीके से प्रॉमिस करता था अपने लॉर्ड को कि आई विल बी लॉयल टू यू, मैं आपकी तरफ पूरा फेथफुल रहूंगा। तो वो लोग इसी तरीके से बाउ डाउन करते थे और जो हैंड्स है उनको तेज से होल्ड करके रखते थे। ठीक है, तो बेसिकली हम नोटिस करेंगे कि पहले के कस्टम्स बहुत ज्यादा ये लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है अपने पास, क्या द यूज ऑफ द टर्म लॉर्ड फॉर गॉड was another example of the feudal culture that found its way into the practices of the church। यानी क्या है कि जो ये टर्म है ना लॉर्ड, जो ये लोग गॉड के लिए यूज करते हैं, अगेन ये भी जो फ्यूडल कल्चर था उसमें वो लोग अपने जो मेन हेड होते थे, मेन जिसको वो लोग जिसके प्रति लॉयल होते थे, उनको ये टर्म बोलते थे। तो अब ये हम देखेंगे कि ये जो वर्ड्स है, रिलीजियस कल्चर्स है, रिलीजियस सिंबल्स है, ये समहाउ क्या हो रहे हैं, ये कैरी हो रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस टाइम्स, और इसको थोड़ा सा हम बोलेंगे चेंज कर दे रहे हैं ये लोग। दे आर चेंजिंग इट बिकॉज ऑब्वियसली विद टाइम जब ये लोग ऐसे क्रिश्चियनिटी गॉड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्लर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो रही है, तो क्लर्जी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पर बहुत सारी चीजें जो है जो पहले से कॉपी करके आ रहे हैं, जो इनके कस्टम्स वगैरह है। ठीक है, सो विद दिस नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब एक और सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, विच इज समवॉट ऑब्वियसली रिलेटेड टू, हम बोलेंगे जो प्रीस्टली क्लास है उसी से। ये सेक्शन कौन है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दीज आर दी मंक्स। ठीक है, अब मंक्स कौन होते हैं, बेसिकली क्या होता है कि चर्च के अलावा जो बहुत ज्यादा डिवोटेड थे, डीपली रिलीजियस, उसमें मतलब रिलीजन में वो लोग इंटरेस्टेड थे, ये वो लोग थे जो बेसिकली जिन्होंने एक दूसरा काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐड किया। वो दूसरा काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, वो ये था, ये लोग रहना चाहते थे एकदम आइसोलेटेड लाइफ। ठीक है,
ये जो क्लेरिक्स थे उनकी तरह मतलब टाउन्स के बीच में नहीं रहना चाहते थे, और टाउन्स और विलेजेस में। ये इसके अलावा वो एक रिलीजियस कम्युनिटीज में रहते थे सारे, जिनको हम एबेस या मोनेस्ट्रीज बोल सकते हैं। बेसिकली ये ह्यूमन हैबिटेशन से बहुत दूर होती थी ये जगह, ठीक है। So two of the more well-known monasteries were those established by Saint Benedict in Italy in 529 and Cluny, Burgundy in 910. तो इन्होंने मेन दो मोनेस्ट्रीज का नाम दिया है। हम देखेंगे ये जो मोनेस्ट्रीज है इनमें जो मॉन्क्स रहते थे ना, इनकी लाइफ जो है ये बिशप्स और क्लर्क से बहुत अलग होती थी। कैसे अलग होती थी? ये मॉन्क्स जो है दे टुक वॉज टू रिमेन इन abbey for rest of their lives and to spend their time in prayer, study and manual labor. ठीक है, लाइक फार्मिंग। यानी ये लोग जो है ये एक तरीके से वो अपने आप को प्रॉमिस प्लेज लेते थे कि हम एबे में ही रहेंगे पूरी लाइफ, हम जो अपना पूरा लाइफ स्पैन है वो स्पेंड करेंगे इन प्रेयर, स्टडी में, और मैनुअल लेबर अपने आप करेंगे, फार्मिंग। तो प्रीस्टहुड की तरह नहीं थी उनकी लाइफ। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ओपन था टू बोथ मेन एंड विमेन, दोनों के लिए ये जो है ये एक्सेप्टेबल था। मेन ऑब्वियसली मंक्स बनती थी और विमेन जो है वो बनते थे नन्स। ज्यादातर जो एक्सेप्ट फ्यू केसेस में ज्यादातर हम नोटिस करेंगे कि ये जो एबेस थे या जो ये मोनास्ट्रीज थी इसमें ये सेपरेट होती थी, मेन के लिए अलग होती थी, विमेन के लिए अलग होती थी, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे ऑब्वियसली एक ही मोनास्ट्री पर सेपरेट ऑब्वियसली जगह होती थी रहने की, बट ये जो है जनरली सेपरेट ही इनके लिए हम बोलेंगे स्पेस होती थी रहने की, अलग ही मोनास्ट्रीज होती थी। इसके अलावा ये तो ऑब्वियस है कि मॉन्क्स और नन्स जो है दे कुड नॉट मैरी। तो इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली हमने ये तो देख लिया था कि ये जो मंक्स और नन्स है ये जनरली ये सोचते थे, ये सबके साथ नहीं रहना चाहते थे, अलग रहते थे, डीपली डिवोटेड रहते थे, वर्ल्डली हम बोलेंगे सारी एक्टिविटीज से ये लोग दूर रहना चाहते थे, ठीक है। So there has been, they have given us one example about you can say कि जो monasteries है वहाँ पे कैसे टाइप की लाइफ थी। Now this is the you can say picture that is also given on your page number 139. You can just go through it very nicely. Basically इन्होंने एक monastery में एक manuscript है जिसके बारे में लिखा हुआ है, 73 chapters है उसमें रूल्स जो कि मॉन्क्स को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड पहला तो क्या आपको परमिशन चाहिए टू स्पीक, मतलब बोलना भी जो है इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से, इसके लिए भी आपको उनको परमिशन दी जाती थी कि रेयरली बोलो, मतलब जितना कम हो सके उतना बोलो। ह्यूमिलिटी मींस ओबीडियंस, और हमेशा ओबीडियंट रहो अपने जो भी बाकी मॉन्क्स और जो हेड है। मॉन्क जो है उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। आइडलनेस मतलब खाली बैठना जो है एक तरीके से आपके लिए एनिमी है सबसे पहले। और आपको ऑब्वियसली ऐसे दिन भर जो है आपको मैनुअल लेबर में ऑक्यूपाइड रहना चाहिए एटलीस्ट फॉर फिक्स आवर्स। और उसके बाद आपको सेक्रेड रीडिंग भी करनी चाहिए, यानी अच्छी बुक्स जो है वो पढ़नी चाहिए, रिलीजियस बुक्स, जिससे आपको नॉलेज मिले और एनलाइटनमेंट, मतलब बेसिकली जो आपका रिलीजियस मोटिव है वो फुलफिल हो। और उसके बाद मोनेस्ट्री इस तरीके से होनी चाहिए कि सारी नेसेसिटी जो है ना उसी के उस मोनेस्ट्री के विद इन जो उसकी बाउंड्रीज है वहीं पे आपको मिल जाए, वाटर, मिल, गार्डन, वर्कशॉप्स, ताकि ऑब्वियसली बिकॉज दे वांटेड टू स्टे सिक्लूडेड फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, मतलब वो चाहते थे कि हम लोग जो है बाकी के जो वर्ल्ड है उससे थोड़ा सा दूर रहे, इसीलिए तो वो सिटीज और टाउन से थोड़ा बाहर आके रहते थे, ठीक है। सो अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ यू कैन से जब हम मॉन्क्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि ये जो मोनेस्ट्रीज है इनमें जो मोनेस्टिसिज्म का पर्पस है अब हम नोटिस करेंगे बाय द 14th सेंचुरी एक तरीके का अनसर्टन हो गई थी इसकी जो वैल्यू है और पर्पस है मोनेस्टिसिज्म का। मतलब पीपल वर नॉट क्लियर दैट व्हाट दीज पीपल वांट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है इन इंग्लैंड दे हैव स्पेसिफाइड वन, दे आर सेइंग कि एक लैंगलेट्स की पोएम है जिसमें इन्होंने कंट्रास्ट किया है बिटवीन द ईज एंड लग्जरी ऑफ द लाइफ ऑफ सम मंक्स with the pure faith of simple plowmen and shepherds।
उसके बाद वी हैव ऑल्सो वन पोएम दैट इज गिवन इन योर पेज नंबर 140 which has been written by Chaucer, और इन्होंने भी एक कॉमिक पोर्ट्रेट किया है ऑफ नन मंक एंड फ्रेयर. नाउ आई वांट यू ऑल टू गिव दिस पोएम ए रीडिंग. ठीक है, 140 पेज पे टुवर्ड्स द एंड ये पोएम दी हुई है. आई वांट यू ऑल टू रीड इट एंड टेल मी द मीनिंग ऑफ इट. ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड व्हाट दे आर सेइंग, दैट नाउ पीपल वर कंफ्यूज, पीपल वर इन सस्पिशन कि ये जो मोनास्टिसिज्म है, एक तरफ तो अपने बोल रहे हैं ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ये वाली सो मेनी रूल्स टू फॉलो, और एक टाइप पे द पीपल आर सेइंग दैट दे आर एक्चुअली लीडिंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी एज कंपेयर टू द कॉमन मैन. तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि देयर इज अ कंट्रास्ट. So regarding this, many poems were written and many different things were being said. So similar is the poem that is given on page number 140 towards the end of your page. And I'll explain this poem in our next class. But before I explain this poem, I want you all to just give it a reading and I want your own interpretation of this poem. ठीक है? Just interpret this poem. What do you understand by this? What is the hidden meaning? मतलब plain literally meaning नहीं, hidden meaning क्या है? You have to tell me that. We'll complete this poem. Obviously I'll explain it again to you, and then with this our first order will be completed, and tomorrow then we'll do in detail about the second order. ठीक है? So with this we wind up today's class, and we'll be after this we'll be doing the next portion. Okay, we are actually left with a little more portion of the first order, which is the church and society. So let us just complete this also, and then we can actually move on to the second order tomorrow. ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चर्च और जो सोसाइटी है वो आपस में किस तरीके से लिंक थी. तो इसमें भी वी नीड टू अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट कम अक्रॉस अलोंग विद द टाइम. तो जबकि यूरोपियंस क्रिश्चियंस बन गए थे, बट वी नो कि अभी भी वो जो पुराने ओल्ड बिलीफ्स थे, उनके कस्टम्स थे, और उनके चीजें जो हम बोलेंगे जिस तरीके से वो सेलिब्रेट करते थे, जिस तरीके के उनके बिलीफ थे, वो हम देखेंगे कि ओल्ड टाइम से भी समवॉट कैरी ऑन हो रहे हैं. तो क्रिसमस और ईस्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स बन गए थे 4th सेंचुरी तक. ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्राइस्ट का जो बर्थ, ऑब्वियसली वी नो इट इज सेलिब्रेटेड एज द क्रिसमस. तो क्राइस्ट का बर्थ जो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December. Actually it replaced an old pre-Roman festival जो basically which was actually celebrated you can say by the solar calendar. ठीक है, उसके बाद ईस्टर की अगर हम बात करें तो ईस्टर जो है अगेन दिस इज द you can say, you know, if you have certain idea about Christianity and their main festivals, you may be knowing that Easter is also one of the important ones. Easter जो है it is basically about the crucifixion of Christ and his rising from the dead. और ये जो है बेसिकली ये फिक्स नहीं था, बिकॉज अगेन ये भी जो है एक पुराना फेस्टिवल था जो कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, लॉन्ग विंटर के बाद जो स्प्रिंग आता है उसको सेलिब्रेट करते थे, और वो जो फेस्टिवल था वो लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग था. तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया. नाउ ट्रेडिशनली क्या होता था, इस डे पे लोग जो है वो पूरे विलेज लैंड्स का टूर करते थे, बट जब क्रिश्चियनिटी आई तो वो कस्टम तो कंटिन्यू होता रहा, और उसके बाद ये क्या करने लगे, इसके अलावा ये इसको हम बोलेंगे और अलग अलग तरीके से भी सेलिब्रेट करने लगे. ठीक है, तो बेसिकली अब ये लोग क्या करते थे कि इसको हॉलीडेज के हम बोलेंगे टर्म्स में सेलिब्रेट करते थे. हॉलीडेज क्यों करते थे, क्योंकि जो ओवरवर्क पेजेंट्स थे ना, वो इन दिनों को हम बोलेंगे बहुत एक्साइटमेंट में और बहुत अवेट करते थे, बिकॉज उन दिनों में दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क. एक जैसे हम बोलते हैं छुट्टी का दिन है, वैसे ये दिन जो है मेनली माना जाता था फॉर डूइंग प्रेयर्स. बट एज यू नो वी पीपल ऑल्सो, जैसे अपनी हॉलीडेज होती है तो मतलब अगर रिलीजियस पर्पसेस, तो अपनी जनरली वो कैसे स्पेंड करते हैं, एज अ गुड पार्ट ऑफ देम जस्ट हैविंग फन एंड फीस्टिंग. तो यही चीज जो है ये लोग करते थे. तो इसके बाद हम नोटिस करेंगे कि दे वर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स, बट दे वर somewhat relating it to the earlier ones also. And to wind up this topic,
हम ये जरूर अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि पिलग्रिमेज जो है वो स्टार्टिंग से क्रिश्चियन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और लोग जो है वो लॉन्ग लॉन्ग जर्नीज पे जाते थे, बेसिकली जो श्राइन होती थी बिग चर्चेस की तरफ जाते थे, या फिर जो मार्टियर्स होते हैं उनकी जो श्राइन्स है उन पे जाते थे विजिट करने। तो पिलग्रिमेज, एज वी नो, जनरली इन एवरी रिलीजन इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो विद दिस वी एक्चुअली complete the first order. So as I said, we are left only with this small poem, and I want you all to interpret it and tell me in my next class first, then I'll explain it again, and in our next class then we'll start with our second order. So I suppose everything is clear. If you have any doubt, feel free to ask. I think it is a very easy topic, so just give it a reading, and if you have any problem, we'll solve it. So now we'll meet in the